Good. Shopping center. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आजकल हम लोग टॉकिंग पैरट्स के वीडियो लगा के लैपटॉप में अपने पैरट्स को दिखाते हैं। तो हमारे जो पैरट्स हैं वो सोचते हैं कि रियल की पैरट्स हैं, तो लैपटॉप की स्क्रीन के पास जा के उनसे बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनकी बातें सुनने। आज है वेंसडे, 5:15 बज रहे हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है। रमीज़ भी आज 5 बजे के उठ के बैठ गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है। रात में उन्होंने ना डबल चाय पी ली थी, जिसकी वजह से उनका खाना हजम नहीं हुआ। तो बस रात भर इसी चक्कर में सो नहीं पाए। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए, वॉक करके आए, दही खाया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मतलब उनको आराम नहीं आया। तो मैंने उनको बोला अभी 2-3 घंटे कुछ नहीं खाएं, बस ऐसे पानी पिए और वॉक करें। कल शाम को इशाल की टीचर का मैसेज आया था कि आज स्कूल में पाकिस्तानी कल्चर डे मनाया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को पाकिस्तानी फूड लेके आना है और पाकिस्तानी ड्रेसेस में आना है। तो इशाल को मैंने ड्रेसअप कर दिया था और उसके बाद में कबाब मैंने रात में बना के रख दिए थे। तो बस इस टाइम पे मैंने गरम कर लिए थे और उसको इस तरह मैंने प्लेट को डेकोरेट कर दिया था। इशाल का लंच बॉक्स मैंने सेपरेट पैक कर दिया था और जो सबके साथ शेयर करना था वो मैंने अलग पैक कर दिया था। साथ में मैंने मिंट वाली चटनी बना ली थी, पराठे हो गए थे। तो मतलब कबाब, पराठे और चटनी इस तरह मैंने उनको बना के दे दिया था। इशाल के जितने भी पार्टी वेयर ड्रेसेस थे या पाकिस्तानी ड्रेसेस थे वो तो सारे पाकिस्तान चले गए। यहाँ पे सिर्फ उसके पास 2 ही ड्रेसेस हैं जिसको मैं बार बार स्कूल के कोई भी फंक्शन में पहनाती रहती हूँ। तो आज भी बस मैंने यही वाली पिंक फ्रॉक उसको वापस से पहना दी है। जब हम दोनों घर से बाहर निकले थे तब हम इल्हाम उठ चुकी थी, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं लग रही थी। रमीज़ ने उसको गोद में ले लिया था। लेकिन जब हम लोग बाहर आ गए तब वो ना रमीज़ को मतलब बोली कि मतलब मुझे मम्मी के पास जाना है। फिर रमीज़ को भी आना पड़ा। परसों इशाल की टीचर ने ये मैसेज किया था कल्चर डे के लिए। तो मुझे लग रहा था जो फेज़ 2 है 2G 5G गर्ल्स के लिए होगा वेंसडे को, और जो फेज़ 2 ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक बॉयज़ के लिए होगा। तो इसलिए मैंने वेंसडे को इशाल को तैयार करके खाना वगैरह दे के उसको भेज दिया था। और इशाल के साथ यहाँ से जो दूसरी लड़की जाती है आज उसने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना था। तो मुझे लगा आज ही होगा। तो मतलब ये मैसेज मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आप लोग को समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस मैसेज का क्या मतलब है। मतलब ये कंफ्यूजिंग मैसेज था, इसमें क्लियर नहीं था कि मतलब गर्ल्स के लिए एक अलग सेलिब्रेशन है या बॉयज़ के लिए अलग है, या फिर दोनों अलग अलग डिफरेंट सेलिब्रेशन है। तो फिर जब इशाल वापस आई है स्कूल से तो मुझे बता रही थी कि मम्मा मैं बहुत एम्बेरस फील किया स्कूल में, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले ही ड्रेसअप करके आई थी और खाना लेके आई थी, बाकी कोई भी नहीं आया था, बाकी सारे बच्चे यूनिफॉर्म में थे। तो मैंने टीचर को मतलब उसी दिन मैंने कंफर्म भी कर लिया था क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। तो मैंने टीचर को मैसेज किया था, टीचर ये मतलब आज का कल का इवेंट है या परसों का। तो टीचर ने जवाब ही नहीं दिया, मतलब रात तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो फिर सुबह इशाल ऐसी चली गई। जब मैंने दूसरे दिन जब इशाल वापस आई है तो मैंने टीचर को वापस मैसेज किया कि टीचर आपने मुझे कल कंफर्म नहीं किया, मैंने इसलिए इशाल को ऐसे ड्रेसअप करके भेज दिया। मुझे क्या पता था कि आज नहीं है कल है, क्योंकि वो मैसेज क्लियर नहीं था, कंफ्यूजिंग था। तो टीचर बोली हमने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, उसके बाद में हम लोग बिज़ी हो गए थे ये सेलिब्रेशन का डेकोर करने के लिए, तो इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। तो बस मैंने बोला मेरी भी क्या गलती, मुझे नहीं समझ में आया इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया था। बहरहाल मैंने इशाल को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हम लोग घर गए और जब मैंने रात में इशाल के लिए ड्रेस निकाल के रखा था तो इल्हाम ने मुझे बोला कि मुझे भी ड्रेस पहनना है। इल्हाम का ड्रेस इतना छोटा हो गया है, इतना टाइट हो गया है, लेकिन फिर भी वो बोलती है मुझे पहनाओ। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती कैसे ठूस के पहना दिया। उसके बाद में आज हमें डोसा खाने का दिल कर रहा था, तो बस हम लोग आ गए शिंदगा कैफेटेरिया में और जीजू को भी बुला लिया था साथ में ही। तो बस हमने डोसा एंजॉय किया सुबह सुबह। जीजू के आने से पहले समीर ने अपने क्लाइंट से जीजू की जॉब की बात कर ली थी।
तो उनका ट्रायल था मंडे को, जैसे संडे को सुबह जीजू आए थे तो मंडे को उनको जॉब पे जाना था। तो उस दिन वो वहाँ पे गए थे, पूरा दिन उन्होंने काम किया, लेकिन उनको मतलब वो समझ में नहीं आया क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का काम था। पूरा दिन मतलब खड़े रहना है धूप में और काम करते रहना है नॉन स्टॉप। तो वो उनको काम समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने सिर्फ ड्राइविंग की है, तो उनको वो काम समझ में आता है। तो वहाँ पे जीजू गए थे मतलब सुबह 7:30 बजे और रात में 8:30 बजे वापस आए, मतलब 13 घंटे के बाद। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो समीर भी आया था शाम को, तो उन्होंने बोला कि जीजू आपसे ये काम नहीं होगा। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मुझसे ये काम नहीं होगा, मैंने सिर्फ ड्राइविंग ही करी है और ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके बाद में हमने रमीज़ के कज़िन से बात करके रखी थी उनकी कंपनी में, वो थी जबल अली में, लेकिन अब वो जबल अली से भी आगे चली गई, बिल्कुल अबू धाबी बॉर्डर के पास। तो वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत मसला था क्योंकि रमीज़ के पास टाइम नहीं होता है कि वो जाके ड्रॉप कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था वो, मतलब 170 किलोमीटर, मतलब इतना था। और मतलब अगर टैक्सी से जाते मतलब आधा रास्ता मेट्रो से कवर हो जाता, लेकिन आधा रास्ता अगर टैक्सी से भी जाते तो वहाँ से एक तरफ का 150 या 200 दिरहम लगता था, तो आने जाने का 200 या 300 या 400 लग जाता था। तो इसके लिए वो भी हमने कैंसिल कर दिया, वो भी हमने नहीं किया। उसके बाद हम रमीज़ ने ये सामने जो टेलर अंकल है इनसे बात की थी, तो इस विला का जो ओनर है उन्होंने उससे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे बंदे की ज़रूरत है, हेल्पर की। तो मैं मतलब कल इंटरव्यू लूँगा उसका, मतलब उसका घर यहाँ सतवा में ही था। तो सुबह में मतलब जी का इंटरव्यू था 10 बजे के टाइम। तो हम लोग जब ब्रेकफास्ट करके आ गए थे तो हमने सोचा कि बस अब जीजू रेडी होएंगे और रमीज़ जाके उनको इंटरव्यू दिला के लिए आएंगे। लेकिन 9 बजे अंकल आ गए थे, दरवाज़ा नॉक किया कि बोले कि अभी डायरेक्ट उन्होंने अरबाब ने फुजेरा बुलाया है, मतलब तुम अपना बैग वैग पासवर्ड वासवर्ड सब लेके डायरेक्ट वहीं चलो, मतलब इंटरव्यू भी वहीं होगा और तुम वहाँ पे आज से मतलब काम तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डन हो गया, मतलब वीज़ा वगैरह सब वो लगा के देगा, एमरेट्स आईडी मेडिकल सारा खर्चा वो करेगा। उसके बाद में जब तुम्हारा एमरेट्स आईडी आ जाएगा तो तुमको लाइसेंस भी वही लेके देगा। तो काम बस यही था कि फार्म हाउस में टेक केयर करना है, मतलब उनका फार्म है और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको मतलब टेक केयर करना है, पानी देना है, कबूतर है उसको दाना डालना है, मतलब और अरबाब है उसको खाना वगैरह बना के देना है, यही काम था। ऑलरेडी वहाँ पे 3 बंदे हैं, तो चौथे जो हैं वो जीजू हैं और 5वां उनका अरबाब, बस 5 लोग ही रहते हैं वहाँ पे। और जो उनका अरबाब है मतलब वो वहाँ पे हमेशा नहीं रहता है, आता जाता रहता है, तो बस उसको दिन में 2 बार खाना बना के देना होता है। मैं जीजू को बोला माशाल्लाह आपका नसीब अच्छा है कि 2 दिन में आपकी जॉब कंफर्म हो गई है और सैलरी भी अच्छी है, प्लस सारा खर्चा वो करेगा, वीज़ा, एमरेट्स आईडी, मेडिकल, और उसके बाद में जब लाइसेंस का खर्चा होगा वो भी वो करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जाइए इंशाल्लाह अच्छे से काम करिए, और अगर से आपको ना जमे तो फिर बता दिएगा, मतलब 1 हफ्ता काम करके देख लिए अगर से आपको जमता है कि नहीं जमता है। वो बोलते मुझे मतलब सारा काम ठीक है, बस मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो मैंने बोला आप जैसे अपने लिए बनाते हैं बस वैसे ही बनाइएगा, अब वो देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो बस अब देखते हैं, कल से इंशाल्लाह जीजू स्टार्ट करेंगे वहाँ पे काम। मैंने बोला अब 1-2 दिन करिए फिर पता लग जाएगा आपको। और मैंने उनको ये पूछा था कि मतलब अगर जीजू को कभी हम लोग से मिलने आना हुआ तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर है, टैक्सी से तो बंदा जा ही नहीं सकता, अगर से खुद की कार होएगी तभी जा सकते हैं। तो वो बताए थे कि हम लोग का 10-15 दिन में मतलब दुबई का ट्रिप लगता है, तो कोई ना कोई काम रहता है तो हमारे साथ ही लेके आ जाया करेंगे और ये तुम लोग से मिल लिया करेंगे, उसके बाद में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ में लेके चले जाया करेंगे। तो मैंने बोला अच्छी बात है, फिर ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेशनल डे बस आने वाला है, इसके लिए फुजेरा में जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे थे सब जगह वहाँ पे यूएई के फ्लैग नज़र आ रहे थे। फुजेरा मतलब एकदम शांत एरिया है, यहाँ पे मतलब इतना क्राउड नहीं है, और ज़्यादातर यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, और जो मतलब यहाँ पे जिनकी शॉप्स वगैरह बस वही लोग ज़्यादा रहते हैं, बाकी तो जो लोकल है सब वो अरबिक लोग वो ही यहाँ पे नज़र आते हैं। फुजेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, समंदर है, बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है, और आप लोगों को तो पता है जहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं वो मुझे जगह कितनी पसंद है। ये फार्म हाउस तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे लग रहा था ना कि बस मैं वहीं रह जाऊँ। अगर मुझे ऐसी कहीं जगह जॉब मिले ना तो मैं तो खुशी खुशी करूँ। फुजेरा है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे आने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे और जाने के लिए 3 घंटे, क्योंकि जाने के टाइम पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, और अगर से आप सुबह में आ रहे हो तो ट्रैफिक कम होता है,
और अगर से आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो तो आपका 300 से 400 दिरहम लग जाएगा, और अगर से आप बस से आ रहे हो तो भी एक आदमी का 100 दिरहम तक हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे मेट्रो कोई नहीं आती और ना ही पब्लिक बसेस डायरेक्ट आती है, मतलब आपको यूनियन से मतलब या फिर देरा से चेंज करनी होगी। यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेंट बहुत ज़्यादा चीप है क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, और जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर लोकल हैं या फिर जो लोग जिनके पास यहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स है, या फिर जो यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनकी शॉप्स हैं या फिर फैक्ट्री है या फिर कोई प्लांट है। मतलब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तो रिहाइश बहुत ही सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि 20,000 में आप एक कंप्लीट विला ले सकते हो फॉर अ ईयर। टूरिज्म के हिसाब से भी फुजेरा बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिक साइट्स हैं। यूएई की सबसे पुरानी मॉस्क है, उसका नाम है अल-बिदिया मॉस्क। फोर्ट्स हैं यहाँ पे, और अम्ब्रेला बीच है, और बहुत सारे बीचेस हैं, पार्क्स हैं, मॉल्स हैं, सिटी सेंटर है, डाउ क्रूज है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, और कैंपिंग साइट्स है, हजर माउंटेन्स है, फ्राइडे मार्केट्स है, फुजेरा मार्केट्स है। मतलब ये जो प्लेस है ना टूरिस्ट के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अभी तो यूएई में विंटर आने वाली है तो आपको जगह जगह लोग दिखेंगे कैंपिंग करते हुए। कोई अपनी कैंपिंग वैन लेके आता है तो कोई यहाँ पे टेंट में कैंपिंग करते हैं। तो ये जो एरिया है ना, मतलब यहाँ पे मतलब पूरी कैंपिंग साइट है इनकी। हम लोग सुबह 11:15 बजे से निकले हुए हैं और 12:30 ऑलरेडी बज गया है। अभी तक हम लोग अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं। हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं इस जगह का नाम है दिब्बा फुजेरा, और मेरे ख्याल से हम लोग ये बिल्कुल फुजेरा के एंड में आ गए हैं, मतलब बॉर्डर पे। इसके आगे जाएंगे तो सिर्फ बस समंदर है और कुछ भी नहीं। इस एरिया में दूर दूर तक के आपको सिर्फ पहाड़ नज़र आएंगे, समंदर और फार्म हाउस। ये मतलब सिटी से बिल्कुल हटके एरिया है, जैसे विलेज टाइप होता है इस तरह का। दूर दूर तक के आपको ना कोई यहाँ पे शॉप नज़र आएगी, ना ही रेस्टोरेंट। एक मर्द अपनी फैमिली को पालने के लिए क्या क्या करता है वो मतलब किसी को नज़र नहीं आता। अभी बेचारे जीजू को देख लें, ये मतलब सऊदी में पहले गए और उसके बाद में वहाँ पे 6 साल काम किया। इनकी सैलरी जो थी बहुत कम थी, तो और बढ़ने के भी कोई आसार नहीं थे। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप दुबई आके ट्राई कर लें। तो फिर इनको विज़िट पे बुलाया 2 महीने की, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो फिर वापस से चले गए। फिर वापस से सऊदी गए तो वहाँ पे और बुरे हालात हो गए, उससे जो पहले वाला अरबाब था उससे ज़्यादा बुरा अरबाब मिला। तो फिर उसने ऐसा किया कि मतलब घर से निकलना भी दुश्वार कर दिया। वो ना कोई छुट्टी, 24 घंटे घर में रहना है, घर से बाहर कहीं जा नहीं सकते। मतलब अपनी पर्सनल कोई चीज़ के लिए जाना हो तो वो भी नहीं जा सकते, घर से बाहर खड़े भी नहीं हो सकते, इतना कि स्ट्रिक्ट था वो। तो अब वहाँ से वापस से जो दुबई आए उनको फिर वापस से हमने विज़िट पे बुलाया कि आप आके फिर से ट्राई करें। अभी मतलब यहाँ पे जॉब्स के हालात थोड़े बेहतर हो गई है मार्केट। तो फिर दुबई में फिर हमने 2-3 जगह ट्राई किया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब देखे कहाँ आ गए, फुजेरा में बिल्कुल जंगल बियाबान, ना जहाँ पे ना बंदा है ना बंदे के साथ। मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो कि मतलब एक बंदा पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, अपने घर वालों के खर्चे उठाता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको इस लायक बनाता है कि वो बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और उसके बाद वही बच्चे आपसे पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, तो फिर क्या फ़ायदा इतना सब स्ट्रगल करके। तो आजकल की जो जनरेशन है ना वो ऐसे ही है। मतलब अगर से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई भी उनको दी होगी ना, तो बड़े होके वो यही पूछेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। और ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने तो ये देखा हुआ है। एक बेचारा बाप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर करके अपने घर वालों को मतलब टेक केयर करता है, एक्सपेंसेस उठाता है, बच्चों को पढ़ा लिखाता है,
जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो जॉब करने लगते हैं तो वो अपने बाप को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मतलब ये बात सुनने के बाद में उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी वो तो वो बेचारा बाप ही जाने, जो कि ये सोचता होगा कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए और अब मेरा टाइम आ गया कि मैं सुकून से बैठ के 2 रोटी मतलब 2 वक्त की रोटी खाऊं। तो उस टाइम पे बच्चे आपको ये जवाब दें तो आपका क्या हाल होगा। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसके लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी।